कांचीराम साहब एक बार बैठे थे, मैं उनके बगल में बैठा था। मैं तो कांचीराम साहब के साथ में 1987 से चल रहा हूँ और मैंने मान्यवर कांचीराम साहब को देखा है, स्लीपर चप्पल पर देखा है और सारी चीजें देखी है उनकी, और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। दुनिया में मेरे को उनसे बड़ा महात्मा आदमी नहीं मिला, उनसे बड़ा संत नहीं दिखा। तो ये जो जमाव जो बनता है उस दिन, वो कोई संकल्प लेके ही नहीं जाता। अभी हमको क्या करना है, यानी हम अगर एक साथ यहाँ पे है तो हम बहुजन समाज पार्टी अपनी है जहाँ पे हाथी चल रहा है, और हाथी के ऊपर बाबा साहब दो बार हारे हैं। तो ये शर्म हम हमारे बहुजन समाज यानी बुद्धिस्ट लोगों को तो पहले आनी चाहिए। कांसीराम साहब बोलते थे कि हमारी राजनीति चले ना चले पर सामाजिक परिवर्तन मैं रुकने नहीं दूंगा। आज अगर कांग्रेस वाले नीले शर्ट पहन के घूम रहे, टी शर्ट पहन के घूम रहे, राहुल गांधी घूम रहे, अखिलेश यादव घूम रहे, तो यही तो हमारी जीत है ना। असली जो लड़ाई थी वो सामाजिक परिवर्तन की है। सत्ता तो इसलिए चाहिए क्योंकि उसको जल्दी करना है। आज जो नकली संघ है वो संघ अपना 100वीं वर्षगांठ मना रहा है, और जो भगवान बुद्ध का असली संघ है वो संघ के संघाचारी जो लोग हैं वो भटकते हुए घूम रहे हैं। कि अगर इस देश में सही में तुमको एकजुट होना है तो तुमको एक नेता, एक झंडा और एक अपना एजेंडा रखना होगा। धम्म क्रांति महोत्सव जारी है और बहुजन समाज पार्टी के स्टॉल में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, नेता है, सब लोग मौजूद है। जानेंगे कि इस धम्म क्रांति महोत्सव को लेकर बसपा क्या कुछ कहना चाहती है, उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। 68 साल बीत चुके हैं और अब इस मसले को लेकर क्या चीजें चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। क्या नाम बताइए? जय भीम। मैं इंजीनियर विक्रांत मेश्राम हूँ। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज दीक्षा भूमि की पावन धरती पर धम्म क्रांति महोत्सव बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। इसकी मैं सभी भारतवर्ष को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते इस देश की सभी धर्म और जाति के लोगों को इस धम्म क्रांति महोत्सव के उपलक्ष्य में यह बता देना चाहता हूँ कि अगर इस देश में सही मायने में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अगर हमें पूरा करना होगा, तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने जो एनालिसिस किया हूँ, जहाँ तक मैंने स्टडी किया हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें कहा था 25 अप्रैल 1948 में लखनऊ में भाषण में बाबा साहब ने हमें ये कहा था कि अगर इस देश में सही में तुमको एकजुट होना है तो तुमको एक नेता, एक झंडा और एक अपना एजेंडा रखना होगा। इस एजेंडे को लेकर पूरे देश में एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। अगर इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सही मायने में सरकार बनती है, हमारा इस देश में अगर प्रधानमंत्री बनता है, तो बाबा साहब का जो सपना है कि हमें भारत को बौद्धमय करना है, तो शायद हम नक्की इस चीज पर अगर काम करें तो हम भारत को बौद्धमय कर सकते हैं। आज 25 कम से कम 100 साल पूरे हो चुके हैं आरएसएस को, और उन्होंने एक सिक्का जारी किया है। उस सिक्का का तस्वीर में आपने देखा होगा कि वहाँ पर भारत माता भी है और आरएसएस के लोग सैल्यूट कर रहे हैं। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री के जरिए चीजें हुई? ये चीज़ें तो देश में जिनकी सरकारें होती है वो अपने एजेंडे के हिसाब से काम करते हैं। इसके पहले भी शायद हमने प्रधानमंत्री का इस तरीके से चीजें करना, ये क्या दर्शाता है? आरएसएस की खुलेआम तारीफ करना, दूसरी तरफ आरएसएस को आतंकवादी संगठन भी कहा जाता है। देखो कैसा है, बहन जी ने इसके पहले भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जिनकी सरकारें होती है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर इन सबको तोड़ना है, इन सबको मरोड़ना है और इनका पूरा रस अगर निकालना है, तो बसपा की सरकार बना लो, सारी चीजें हल हो जाएंगी। चाहे कुछ भी सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी कर दिया हो सरकार ने आज की कंडीशन में, या आरएसएस को बढ़ावा दिया गया जा रहा है, तो उनकी सरकार है तो वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। अगर सही मायने में हमको लगता है कि इसको रोकना चाहिए, तो ये आंदोलन कर नहीं होगा, ये हमें हमारी सरकार बनानी होगी, तब जाकर शायद हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। बहन जी के दिशा निर्देश के साथ बहन जी ने जो कहा था, इसी को हमको आगे बढ़ाते हुए चलना है। कि बहन जी ने कहा था कि अगर जिसकी सरकारें होती है वो अपने हिसाब से अपना काम, क्योंकि यूपी में जब हमारी सरकार बनी तो हमने यूपी में करके दिखाया, जहां गंगा, जमुना, सरस्वती और हिंदूवादी सभी धर्म जाति के लोगों का जन्म जहां पर हुआ उत्तर प्रदेश में, पर वहां पर जब बहुजनों की सरकार बनी, महापुरुषों की सरकार बनी, तो हमने ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसकी शायद ही कल्पना कभी किसी ने की होंगी। तो ये सारी सरकार के ऊपर डिपेंड है। 68 साल हो चुके सर, कैसा देख रहे हैं? लोगों का आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या वो परिवर्तन अभी भी हम देख पा रहे हैं जिस परिवर्तन की उम्मीद शायद बाबा साहब ने लगाई थी? कांचीराम साहब भी इस बात को लेकर बार बार दोहराते हैं। आपके बारे में नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रशेखर कामले है और मैं बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिले का महासचिव हूँ। और मान्यवर कांचीराम साहब का सपना तभी पूरा हो सकता है
जब हम लोग संगठित हो। मान्यवर कांशीराम साहब ने संगठित होने के लिए 1968 से साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, मगर समाज जो है वो आज भी जागरूक होने को तैयार नहीं है। आज भी हमारे समाज के इतने टुकड़े हैं कि हम वो टुकड़े गिन नहीं सकते। और बाबा साहब ने कहा था हमें संगठित होने को, और भगवान बुद्ध ने भी संघ की बात की थी। आज जो नकली संघ है वो संघ अपना 100वीं वर्षगांठ मना रहा है, और जो भगवान बुद्ध का असली संघ है वो संघ के संघाचारी जो लोग हैं वो भटकते हुए घूम रहे हैं। ये देश में बहुत बड़ी विडंबना है। हमने महात्मा फुले का अपमान किया, उनके विचारों की प्रताड़ना की, विडंबना की। बाबा साहब के साथ भी हमने यही किया और कांशीराम जी के साथ भी हम यही कर रहे हैं। 108 साल का जो हमारे महापुरुषों का संघर्ष है, और लगभग हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष रहा, 112 के करीब करीब हमारे महापुरुष हुए ये भारत की धरती पर। उन लोगों का संघर्ष एक ही था कि भाई तुम लोग संगठित हो जाओ। अभी सारी जातियां बताई जाती है, लेकिन भगवान बुद्ध के काल में जो जातियां बनी थी, या जो चारवाक के काल में जो जातियां बनी थी, या जो भगवान बुद्ध के पहले जो जातियां थी, वो जातियां नहीं थी, केवल श्रम के कारण उनको वो पुकारा जाता था। आज भी आपने देखा होगा, अंग्रेज गोल्ड स्मिथ कहता है सोनार को, अंग्रेजी में उसको आयरन स्मिथ कहता है लोहार को। तो कर्म के कारण या उसके व्यवसाय के कारण वो जातियां थी, मगर ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने वो जो कर्म थे हमारे वो चिटका दिए। आज इंजीनियरिंग का किसी का पेशा है, कोई डॉक्टर का पेशा है, किसी का वकील का पेशा है, तो क्या उसकी वो जाति हुई? लेकिन नहीं हुई। लेकिन आरएसएस ये इसी पद्धति से लोगों को बरगलाता है, लोगों को जो उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और हमारे जो लोग हैं वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये दीक्षा भूमि जो है ये पावन भूमि है, लेकिन ये पावन भूमि को नष्ट करने के लिए या पावन भूमि को खत्म करने के लिए 1956 से लोग लगे थे। और 1956 से जो लोग लगे थे वो कुछ अपने थे, कुछ उनके थे। और थोड़ा ये जो बात आपने कही है अपने और उनके, मतलब क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिनको कांशीराम जी ने चमचा कहा, कांशीराम जी ने कहा कि भाई चमचा जो है वो खुद चमचे को कोई हाथ ऑपरेट करता है। आज भी हमारे लोगों को आज भी चमचों को हाथ ही ऑपरेट कर रहा है। अब आपने देखा होगा पिछले बार ये दीक्षा भूमि में एक परिवर्तन हुआ था। कुछ अपने समाज के जो बड़े अधिकारी है उन्होंने सोचा कि भाई हम पदों पर बैठे हैं, दीक्षा भूमि का कुछ भला कर सके, और दीक्षा भूमि का भला करने के लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए समाज कल्याण से लाए। मगर हमारे लोगों ने फालतू के काम करने चालू कर दिए। किसी का कहना था कि भाई बाबा साहब की पावन भूमि है, बाबा साहब की भूमि अपवित्र हो जाएगी। भाई डेवलपमेंट से बाबा साहब की भूमि कैसे अपवित्र होगी, है ना? और कोई लोग बोलते थे कि भाई बाबा साहब का यहाँ पैर लगे हैं। अभी मैंने तो किताबों में पढ़ा है कि भाई बाबा साहब जो है उस समय बाबा साहब के लिए कालीन बिछाई गई थी, और बाबा साहब जूते पहनते थे, जूते से गए थे। तो ये जो मानसिकता है या फिर ये जो विचार, नहीं, ये जो है यही मनुवाद है। मनुवाद जो है, कांशीराम जी ने बोला, भगवान बुद्ध ने बोला कि भाई मनुवाद कहीं और नहीं है, ये तुम्हारे बीच में मनुवाद है। हमारे लोगों के मन में तुम्हारे चमचों के कारण, तुम्हारे जो चमचे हैं उनके कारण ये मनुवाद चल रहा है। चमचे जिस दिन खत्म हो जाएंगे, या चमचे जिस दिन दुरुस्त हो जाएंगे, उस दिन मनुवाद खत्म हो जाएगा। ये चड्डी वाले गैंग के पास कोई ताकत है नहीं। अब तो पैंट में आ गए सर। हाँ, नहीं, वो तो ओरिजिनल चड्डी वाले हैं, और एरियल एंटीना पहनते हैं। वो एरियल एंटीना वालों का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, इतनी मनगढ़ंत कहानियां है कि भाई उन्होंने बोला है कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्चुअली साइंटिफिक देखा जाए तो किसी इंसान को, स्त्री या पुरुष को जन्म लेने के लिए एक जननी की जरूरत है, और जननी कोई स्त्री होती है। अब ब्रह्मा स्त्री है कि पुरुष है, और मुख से पहली बार पैदा हुए तो पूरी दुनिया हंसती है। सर आप ये जो बात कर रहे हैं इससे आप जेल भी जा सकते हैं, आजकल हो रहा है ऐसा। मैं वकील आदमी हूँ, मेरे को ये क्या जेल में भेजेंगे। मेरे घर में 40 डिपार्टमेंट के लोगों ने झाड़ मारी थी,
और जर्मन के बर्तन और स्टील के बर्तन मिले और दोपहर में उनको हमको खाना खिलाना पड़ा। मेरी माँ जो बूढ़ी है 82-83 साल की, वो घबरा गई थी। मेरी पत्नी घबरा गई। मैं उनको बोला कुछ होगा नहीं, अपने पास कुछ है ही नहीं। और वो जो कुछ है मेरे पिताजी का और मेरी माँ का फर्नीचर वो लेके जाए बोला। वैसे भी फर्नीचर बोला आधा सड़ रहा है, कुछ हो रहा है, लेके जाए सर। और उनको बोल दिया भैया कुछ है ही नहीं, और तुमको अगर लगता है कि कुछ होना चाहिए तो बोला तुम्हारे सरकारी तिजोरी से या तुमने जो 2 मन नंबर का पैसा खाया वो मेरे घर में लाके दे दो ताकि दिखे। सर एक बात है कि बहुजन विचारधारा जो है इस वक्त जिस हाशिए पर कहेंगे, जिस स्थिति पर कहेंगे, उम्मीद ये है कि अब कुछ बेहतर नहीं हो सकता, नेगेटिविटी है, क्या कहेंगे, क्या ये बात बनेगी नहीं बनेगी भविष्य में? देखिए बहुजन विचारधारा कोई हाशिए पर है नहीं। ये बहुजन विचार, कांशीराम साहब कहते थे कि भाई बहुजन विचारधारा के जितने विरोधक होंगे, जितने ज्यादा विरोधक होंगे, ये समझ जाना कि हमारी विचारधारा पीक पॉइंट पर है। कांशीराम साहब एक बार बैठे थे, मैं उनके बगल में बैठा था। मैं तो कांशीराम साहब के साथ में 1987 से चल रहा हूँ और मैंने मान्यवर कांशीराम साहब को देखा है, स्लीपर चप्पल पर देखा है और सारी चीजें देखी है उनकी, और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। दुनिया में मेरे को उनसे बड़ा महात्मा आदमी नहीं मिला, उनसे बड़ा संत नहीं दिखा। अब वो जो हुए वो हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन कांशीराम साहब ने बोला था। एक बार कुछ लोग आए और कांशीराम साहब को बोलने लगे कि भाई साहब हम आपका विरोध करेंगे। साहब ने बोला कि भाई मेरा विरोध जरा जोर से करना, और विरोध के लिए अगर कुछ पैसे वैसे की कुछ मदद लगती होंगी, कोई सहयोग आपको लगता होगा तो मुझसे लेके जाओ, अभी मैं देने को तैयार हूँ। और कांशीराम जी ने बोला था कि भाई जितने लोग मेरा विरोध करेंगे उससे मैं ज्यादा बढ़ूंगा, मैं बाबा साहब की विचारधारा को ज्यादा उछालूंगा। और कांशीराम जी ने उन लोगों को बताया था कि भाई अच्छा या बुरा मेरा नाम आप लोग लेते रहो, मैं यही चाहता हूँ। तो कांशीराम जी से मैं यही सीखा कि जितना लोग विरोध करेंगे, आज दिखने में भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा सबसे डरी हुई पार्टी है। बहन जी ने कई बार ऐलान किया कि अगर तेरे में दम है, संघ वालों में, चड्डी वालों में अगर दम है, नरेंद्र मोदी ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, असली प्रधानमंत्री जो है ये अपना डॉक्टर भागवत है। हाँ, महाराष्ट्र में भी असली जो मुख्यमंत्री है वो संघ है। ये सिर्फ केवल मुखौटे है, कई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है तो कोई कुछ है, ये मुखौट है। असल में जो सत्ता है वो संघ की है, और इसलिए वो अपनी विचारधारा को चलाना चाहते। तो संघ को चैलेंज किया बहन जी ने कि भाई अगर आप में अगर दम है, वाकई में आप लोकप्रिय हो, तो बैलेट से चुनाव कराओ। और ये घबरा गए। और आज भी आप देखते होंगे कि अकेली बहन जी पूरे देश में दहाड़ती है और बहुजनों में चेतना निर्माण करती है और कहती है कि भाई हम अकेले चलेंगे। इतना बड़ा ताकतवर और इतना हिम्मतवान लीडर मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा। और ये जो है ये मोदी वगैरह, ये कोई 28-32 टुकड़ों को लेकर चल रहा है, और पैंट भी उसकी फटी हुई है और वो रफ्फू मार के चल रहा है। और हम तो ये देश के मूल निवासी है। और ये राहुल गांधी जो बोलते हैं, ये केवल हमारे चमचे बोलते हैं, हमारे समाज के जो चमचे हैं, जिन्होंने ये समाज को बेचने का ठेका लेके रखा है। और आपने देखा होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये जितने भी स्टॉल लगे हैं, 170 स्टॉल लगे हैं, 170 स्टॉल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चमचा बैठा है। ये पूरे चमचों के स्टॉल, और अपनी अपनी दुकानदारी लेकर कहीं भी बैठ जाते हैं, कोई मेले में, कोई कहीं। तो ये जो चमचे हैं, ये चमचे बताते हैं कि राहुल गांधी बहुत ताकतवर है, लेकिन राहुल गांधी कोई ताकतवर नहीं है, कांग्रेस कोई ताकतवर नहीं है, सब दुबड़े हो चुके हैं। समाज ने इनको नकारा है, समाज केवल बहन जी के साथ है। और इसलिए ये कभी भी ये बैलेट से चुनाव नहीं कर सकते, फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं कर सकते। बाबा साहब जब ताकतवर थे तो नेहरू ने भी यही षड्यंत्र किया था, और ये षड्यंत्र जो है बाबा साहब के साथ हुआ, ये षड्यंत्र कांशीराम साहब के साथ हुआ, और ये षड्यंत्र आज बहन जी के साथ हो रहा है। और हमें पता है कि बहन जी ताकतवर है, और बहन जी जब बोलती है चुनाव में हम अकेले जाएंगे, तो मुझे और हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी नेता ताकतवर है, हमें किसी का डर नहीं। क्या कहेंगे? आज हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, महिला वर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। धम्मचक्र प्रवर्तन कहे, धम्म क्रांति कहे, क्या संदेश देंगे? मैं सुनंदा नितनवरे, महिला विंग की जिला अध्यक्ष की हूँ। मैं आज ये लोगों से अपील करना चाहती हूँ
कि भाई आप कितनी बार एक साथ आते हो? 14 अप्रैल के समय यानी और 14 अक्टूबर के समय, दसरे के समय आने के बावजूद 69 साल हो गए, क्या किया? सिर्फ जमा होने के लिए ही बने हो। बाबा साहब ने दीक्षा के इसीलिए दिए थे। तो ये जो जमाव जो बनता है उस दिन, वो कोई संकल्प लेके ही नहीं जाता। अभी हमको क्या करना है, यानी हम अगर एक साथ यहाँ पे है तो हम बहुजन समाज पार्टी अपनी है जहाँ पे हाथी चल रहा है, और हाथी के ऊपर बाबा साहब दो बार हारे हैं। तो ये शर्म हम हमारे बहुजन समाज यानी बुद्धिस्ट लोगों को तो पहले आनी चाहिए, क्योंकि उसी हाथी को हमको पूरे देश भर लेके जाना चाहिए था। तो यहाँ ऐसी हालत हो गई कि हाथी को हमने और नीचे ला लिया। तो ये सोचना है कि हाथी को अभी कैसे ऊपर लाना है। ये संकल्प अगर यहाँ से बहुजन समाज लेके जाता है, तभी उत्तर प्रदेश के जैसा बहन जी ने जैसा वहाँ पे कारवा किया, जैसे कि सम्राट अशोक का इतिहास वहाँ पे अभी दोहरा है। जैसे 500 एकड़ में बाबा साहब ने सिंहासन पे बिठाया। इसलिए बहन जी बोलती है ना कि मैंने मेरे बाप की लायक बेटी हूँ करके मैंने 500 एकड़ जमीन लेके मेरे बाप को सिंहासन पे बिठाए। क्या महाराष्ट्र वालों को ये समझ में नहीं आता? यानी वो पावर लेना है हमको जो कांशीराम साहब ने बताया, बाबा साहब ने बताया, और वो उत्तर प्रदेश में बहन जी के शासन में करके दिखाए। हमारे साथ तो अभी फिलहाल बहन जी है, हमको डरने की क्या बात है? और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस बीजेपी के जो संगठन है, जैसे बीजेपी के 38, कांग्रेस के 41, और हमारी बहन जी अकेली लड़ रही, फिर भी नेशनल पार्टी है हमारी। इतना बड़ा त्याग बहन जी का, और हमारे लिए संसद तक जाने के लिए रास्ता बना है, फिर भी उसका फायदा हम नहीं ले रहे। तो हम क्या पढ़े लिखे हैं? तो अनाड़ी समान पहले तो वो अच्छे थे कि हाथी को देख के तो वो वोट करते थे, यानी उन्होंने पहले हाथी जीवित रखा, और हम चमचे और सब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बदल गए। यानी वो इसलिए बदलेगी क्योंकि जब चमचे बोले ना, अभी भाऊ ने अभी बोले ना चमचे, तो ये चमचे क्यों हुए? क्योंकि उनकी खुद की आर्थिक परिस्थिति कमजोर हो गई, और वो इसीलिए इधर का दरवाजा उधर का दरवाजा खटकाने लगी। पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि संसद का दरवाजा जब खटकते हैं तो वहाँ के अच्छे अच्छे ताले खोलते हैं, और खोलने के बाद जो आर्थिक परिस्थिति अपनी है वो सुधर जाएगी, नहीं और सांस्कृतिक परिस्थिति सुधर जाएगी, और जो धार्मिक परिस्थिति जो अपना अभी भोजन जो ये बोल रहे हैं ना, हिंदू 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 कुछ नहीं है हमारे सामने, क्योंकि हमारा बुद्धिस्ट है पूरा वर्ल्ड तक, और जब हमारे साथ पूरा वर्ल्ड है तो हमको डरने की क्या बात है? और जो बहुजन समाज को मैं अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि सम्राट अशोक ने जब बुद्धिस्ट, अभी ये जो क्रांति है बाबा साहब ने, ये तीसरी क्रांति है। पहली क्रांति तो बुद्ध ने जो सारनाथ में 5 बंते को दीक्षा दी थी। दूसरी क्रांति कलिंग युद्ध के बाद जो 1.5 लाख 2 लाख लोग जो मरे हुए थे, तब सम्राट अशोक ने एक संकल्प ये लिया है, शपथ ली कि मैं अभी ये नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लोग पूरे मर गए हैं, इससे दुख की बात क्या होंगी। तो उन्होंने बुद्ध को अपनाया। जब उनका शासन था तो बुद्ध को अपनाया। क्यों? अभी बहन जी वही करेंगी, क्योंकि अपना शासन आने को ना। और मैं अभी काम करती हूँ तो कोई अपने बुद्धिस्ट ही लोग बोलते कि बहन जी ने तो वो बुद्ध नहीं अपनाया। भाई तुमने बुद्ध नहीं अपनाया, बहन जी ने अपनाए नहीं अपनाए, और आपने बुद्ध के घर में जन्म लिया है, तो क्या तीर मारा यहाँ पे महाराष्ट्र में? क्या तीर मारा? उन्होंने तो पूरे का पूरा जीवन समर्पित किया, उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। उनका तो इन्होंने नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो महापुरुष है अपने इसमें, और हमको शर्म आनी चाहिए। मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि अपनी शासन करती जमात को कि अपना वोट का अधिकार ले लो, और यहाँ के बहुजन समाज को ये अपील कर रहे कि आने वाला 2027 अपने हाथ में ले लो, और बहन जी को पंतप्रधान बनाओ, और फिर देख लो दीक्षा भूमि के हाल कैसे होते। तो युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। जी सर, बताएं क्या कहेंगे आज के धम्म क्रांति दिवस? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की शुभेच्छा देता हूँ। और क्योंकि दीक्षा भूमि पे लाखों लोग पूरे देश से आते हैं इस समय, और मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा शॉर्ट में कि जो धम्म दीक्षा है, जो धम्म हमको बाबा साहब ने दिया था, संविधान देने के बाद धम्म दिया था। पहले संविधान दिया जिसमें हमें सारे हक अधिकार दे दिए, हमारे रोजी रोटी का सारा व्यवस्था कर दिया, लेकिन फिर बाबा साहब को समझ में आया होगा कि भाई ये जो समाज है, ये समाज, क्योंकि बाबा साहब को भी हराया था हमारे समाज ने तो चुनाव, तो बाबा साहब को ये समझ में आया कि भाई ये समाज को
सही राह दिखाने के लिए एक ज़रूरत है, जो कि एक सांस्कृतिक या सामाजिक दृष्टिकोण से इनको बराबरी का अधिकार नहीं दिया जा रहा है देश में। लेकिन अगर ये उस व्यवस्था से बाहर निकल जाएं, तो ये ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने हमको 1956 में धम्म दिया, और इस धम्म के माध्यम से ही, इस धम्म के आचरण से ही, इस धम्म को अपनाकर ही मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के मिशन को जन्म दिया, और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद इस देश में बुद्ध धम्म का पूरा प्रचार प्रसार किया। बसपा जो है बाबा साहब की बात करती है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी की बात करती है, लेकिन अभी इसमें कोई नई बात नहीं रही। कांग्रेस भी यही बात करती है, बीजेपी भी यही बात करती है, समाजवादी पार्टी तो तमाम तरीके, कांशीराम साहब की भी जयंती मनाना शुरू कर चुकी है। कैसे इन तमाम चीज़ों से बसपा बच पाएगी या फिर अपनी विचारधारा को बना पाएगी? नहीं, हमको इस चीज़ों से बचना नहीं है। एक्चुअली यही तो हमको करना था। कांशीराम साहब बोलते थे कि हमारी राजनीति चले ना चले, पर सामाजिक परिवर्तन मैं रुकने नहीं दूंगा। आज अगर कांग्रेस वाले नीली शर्ट पहन के घूम रहे, टी शर्ट पहन के घूम रहे, राहुल गांधी घूम रहे, अखिलेश यादव घूम रहे, तो यही तो हमारी जीत है ना। असली जो लड़ाई थी वो सामाजिक परिवर्तन की है। सत्ता तो इसलिए चाहिए क्योंकि उसको जल्दी करना है। भाई, सामाजिक परिवर्तन को अगर हम बिना सत्ता के करेंगे तो 50 साल 100 साल लगेंगे। इसका एक प्रभाव नहीं देख रहे हैं आप कि अगर प्रभावित लोग हो रहे हैं, उनकी सीटें भी आ रही है, वो जीत भी रहे हैं, कांग्रेस भी जीत पाई और समाजवादी पार्टी ने भी अपने आप को स्टैंड किया यूपी में। हाँ, तो जीत रहे हैं, ये बात वो सरकार कहाँ बना रहे ये बताइए। सरकार तो नहीं बना पा रहे ना, क्योंकि राजनीति में सिर्फ राजनीति नहीं चली जाती है, कूटनीति भी होती है कभी कभी। तो हो सकता है कि उनकी सीटें निकली हो, इसका उनको फ़ायदा मिला हो, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी या समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए सर्व समाज को साथ लेने पड़ता है। जो संविधान में दिया गया है कि बाबा साहब ने, भले ही इस देश में जितनी भी जातियाँ हो, जितने भी समाज हो, बाबा साहब ने खुद बुद्ध धम्म की दीक्षा दी और हमको बुद्ध धम्म दिया, लेकिन इस देश में हर धर्म सुरक्षित है उस संविधान के अंदर। और वो सुरक्षित कब रहेगा? जब उस कुर्सी पे बैठने वाला इंसान संविधान को मानने वाला हो। अगर आज बीजेपी हो तो वो उनके सरकार में आप देखेंगे कि दूसरे धर्म के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। वही हाल कांग्रेस के समय होगा, वही हाल समाजवादी पार्टी के समय होगा, क्योंकि ये लोग संविधान को नहीं समझ पाए और संविधान को मानते नहीं है। तो इनके को लेकर हाथ में तो पूरा देश घूमते हैं। हाँ, तो अभी क्या करेंगे? उसके लिए मानते नहीं है, पर उनको ये इसलिए करने पड़ रहा है क्योंकि बहुजन आंदोलन इस देश में इतना विकराल रूप में फैल चुका है कि उनको खुद भी नहीं पता है कि एक्चुअली ये मिशन बहुत आगे तक चला गया। कांशीराम साहब ने खुद कहा था कि ये मिशन मूवमेंट को मैंने इतने आगे तक लेके चला गया हूँ कि अगर मैं खुद भी चाहूँ तो इसको नहीं रोक सकता। और आजकल के जो 2 कौड़ी के नेता बने घूम रहे, वो बोलते कि हमने मिशन खत्म कर दिया, बीएसपी को खत्म कर दिया है, बीएसपी डाउन हो गया। अरे कैसे पॉसिबल है? कांशीराम साहब खुद नहीं कर सकते थे? तुम्हारी क्या औकात है कि तुम उनको रोक लोगे? इस मिशन को नहीं रोक सकते। ये भी है कि बुद्धिजीवी का झुकाव कांग्रेस की तरफ है इस वक्त। जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, उनका जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस अभी क्रांतिकारी पार्टी बन चुकी है। हाँ, तो इस क्रांतिकारियों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज आप अगर उधर जा रहे हो, उधर आज आपको कुर्सी मिल रही है, लेकिन भविष्य में क्या वो तुमको कुर्सी पे बिठा पाएंगे? नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो लड़ाई है सामाजिक परिवर्तन की है। अगर कांग्रेस इस आंदोलन को अगर सपोर्ट करती होती, इस आंदोलन को मानती होती, तो वो कभी भी बीएसपी का विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि ये बात कांग्रेस को भी तो पता है ना कि देश में उन्होंने 55 साल में सरकार चलाई, 55 साल लगातार सरकार चलाई, फिर भी इस देश में कभी उन्होंने बाबा साहब का नाम नहीं लिया, बाबा साहब की जयंती पे छुट्टी नहीं दी। वो तो पुरानी बात होगी। पुरानी बात होगी, पर इस मुझे बताइए कि अगर पुरानी भी बात है तो आज के समय तुमने क्या नया किया? तो अभी कांग्रेस और राहुल गांधी है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, ओबीसी का आरक्षण को लागू करेंगे, ये सब चीजें कह रहे, मतलब गलतियां हुई उसको सही करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तो अगर वो सुधरने की कोशिश कर रहे तो हम ये समझते हैं कि ये सुधार भी बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन की वजह से हो रहा है, और ये सुधार उनके अंदर हो रहा है। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आएगी, ये काम वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज हम बोल रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री सीधा आरएसएस के स्टेज पे जाके आरएसएस को ही देशभक्त बता रहा है, मतलब मिलिट्री आर्मी ये सब गए सेकेंडरी हो गए हैं। वो जो लोग इस देश में बड़े राजा बने बैठे हैं, उनको आज आप इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त बता रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि बीजेपी को कौन सपोर्ट कर रहा है? आरएसएस। निकल आरएसएस की स्थापना किसने की है? कांग्रेस ने की है। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि उनको, वो अगर सरकार में आ जाते हैं तो उनको सही में बाबा साहब के विचारों की सरकार चलाने दी जाएंगी? नहीं चलाने दी जाएगी।
उसके लिए बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाए बिना ये काम नहीं हो सकता है। और ये देखिए आप, अगर ऐसा है वो सोचते हैं कि अम्बेडकरवादी हो गए हैं करके, तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने देश में यूपी में सरकार चलाई और बाबा साहब को सम्मान दिया, इनकी है ना राजस्थान में सरकार थी, उधर जहाँ जहाँ जिस भी स्टेट में इनकी सरकार है वहाँ पे बोलना वो करके दिखा दो जो बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में किया, तो इससे उनका ही फायदा है, इससे समाज का एक और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। करके तो दिखाओ, बोलना हिम्मत नहीं हो पा रही है। नीली टी शर्ट पहन के संविधान हाथ में लेके घूमना भागना दौड़ना ये ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या हुआ? क्या आपने जैसे बहन जी की सरकार में दलित समाज के जो हमारे छोटे मतलब जो पिछड़े लोग थे, एकदम ज़्यादा अति पिछड़े थे, वो लोग कभी ठेकेदारी में नहीं आ सकते थे। बहन जी ने प्राइवेट में रिजर्वेशन दिया ताकि ये समाज खड़ा हो सके, ये समाज बराबरी की बात कर सके। क्या ये कांग्रेस कर सकती है क्या? वो प्राइवेटाइजेशन का तो समर्थन करते हैं, लेकिन प्राइवेट में रिजर्वेशन की बात नहीं करते। हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको प्राइवेटाइजेशन भी करना है तो कीजिए, पर उसके साथ साथ उस प्राइवेटाइजेशन के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। अब ये बोलेंगे कि नहीं नहीं प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं हो सकता, अमेरिका में हुआ था, तभी अमेरिका सुपर पावर बना है। तुम एकदम डायरेक्ट राष्ट्र निर्माण, अरे पर वो इंसान अपना घर का निर्माण कर नहीं पा रहा, डायरेक्ट उसको राष्ट्र निर्माण में खुदा दे रहे, ये किस तरीके की बेवकूफ़ी है? मतलब कि लोगों को बरगलाने का काम है। ऐसे करने से देश का कोई भला नहीं होने वाला है। हर इंसान इस काबिल बनेगा कि वो अपने घर का निर्माण कर ले, तो राष्ट्र का अपने आप निर्माण हो जाएगा। ये बात ठीक। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझी है, बसपा के नेताओं के जरिए, बसपा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के जरिए उन्होंने अपनी बात कही है। आज हम देख रहे हैं पूरे देश में जो महाबोधि टेम्पल है उसके लिए बहुत आंदोलन हो रहा है और वो आरएसएस के कुछ लोगों के हाथों में है। दीक्षा भूमि में भी कुछ, बीनाचार्य जी और आकाश लामा जी के हाँ, नहीं, उसमें वो इसमें कमेटी में कुछ आरएसएस, टीएमसी कमेटी में। हाँ, और हम देख रहे हैं कि दीक्षा भूमि में भी कुछ लोग जो है वो आरएसएस के लोग हैं। हमें जैसे महाबोधि महाविहार के लिए आंदोलन करना पड़ा, वैसे ही हमें दीक्षा भूमि के लिए आंदोलन न करना पड़े, इसके लिए हमको संगठित होने की जो बहुत ज़रूरत है। आज पूरे देश में बहुजनों की हितैषी कोई पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। जितने भी छोटे छोटे संगठन और छोटे छोटे पार्टियां बनी हैं, उनका मकसद चुनाव जीतना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को तोड़ के और अपने विरोधी पार्टी है उनको मजबूत करना है और बीएसपी को कमज़ोर करना है। बीएसपी कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है तीसरे नंबर की। चुनाव आयोग ने भी राष्ट्रीय पार्टी तीसरे नंबर की घोषित की। लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी खत्म होती तो चुनाव आयोग ने तीसरे नंबर की पार्टी घोषित की रहती थी? नहीं की रहती थी। यदि बीएसपी नहीं होती तो ये तो बाबा साहब का नामो निशान मिटा देते थे आरएसएस वाले, और जो दबे कुचले लोगों को जो संविधान के वजह से जो अधिकार मिला है उसे भी खत्म कर देते थे। लेकिन ये तो बहुजन समाज पार्टी के वजह से इनकी मजबूरी है। आज बहन जी बहुत संघर्ष कर रही है। बहन जी ने शादी नहीं की, अपना घर परिवार नहीं बनाया, बच्चे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने 21 साल के उम्र में अपने आप को पूरा समाज के लिए समर्पित किए। 4 बार मुख्यमंत्री रही और बहुजनों के लिए बहुत कार्य किया। ये बात बहुजनों ने सोचना चाहिए और संगठित होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के सिवाय हमारे पास में कोई पर्याय नहीं है। जो छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं उनके तरफ हमको ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की तरफ ध्यान देना है। ये हाथी चुनाव चिन्ह है, ये तो बाबा साहब का था। ये बाबा साहब का हाथी चुनाव चिन्ह बाबा साहब ने क्यों रखा? ये हाथी भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। महामाया को सपना गिरा था और सपने में हाथी दिखा था और महामाया ने यह सपना सुद्धोधन राजा को बताया और उन्होंने असित मुनि को बुलाया और ये सपना बताया। तो असित मुनि ने भविष्यवाणी की कि आपके घर में पुत्र प्राप्त होने वाला है और वो पूरे विश्व में उसका नाम होगा। तो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक करके हाथी चुनाव चिन्ह रखा। यह हाथी चुनाव चिन्ह कहीं खत्म हो गया था, लेकिन काशीराम साहब ने बहुत संघर्षों से इस हाथी चुनाव चिन्ह को वापस लाने का काम किया और बहुत अच्छे से संभाला। उसके बाद में यह चुनाव चिन्ह बहन जी संभाल रही है। आज बहन जी है, कल रही न रही, लेकिन इस हाथी चुनाव चिन्ह को बहुजन समाज के लोगों ने संभाल के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार हाथी वापस गया तो आना बहुत मुश्किल है। कोई बाबा साहब नहीं होगा, दूसरा कोई काशीराम नहीं होगा और कोई बहन जी नहीं तैयार होने वाली है। इन लोगों ने अपने आप को पूरा समर्पित किए, इसलिए इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है, नहीं तो हमारे ऊपर पुराने दिन वापस आ सकते हैं। धन्यवाद। पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।
बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।